ये बात है ईयर 1988 की, जब स्कॉटलैंड के करीब समंदर में दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाली रिग ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठी और सिर्फ चंद ही मिनटों में समंदर की नज़र हो गई। पूरे 3 महीनों के बावजूद भी इस हादसे की असल वजह मालूम ना हो सकी, लेकिन जब फिर 3 महीनों के बाद रिग का मलबा समंदर के नीचे से निकाला गया तो उसमें कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा मिला और उस टुकड़े में जो कुछ भी लिखा था उसने सारे हादसे की हकीकत को खोलकर सामने रख दिया। नाजरीन, 1976 में स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन से 190 किलोमीटर दूर वीरान समंदर के ठीक इस हिस्से में ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म, जिसको पाइपर अल्फा कहा जाता था, उसने ऑयल की एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया। पाइपर अल्फा एक बहुत ही मजबूत और एडवांस ऑयल प्लेटफॉर्म था, जिसमें 185 किलोमीटर फी घंटा की समंदरी तूफान को भी बर्दाश्त करने की सकत मौजूद थी। था तो ये समुंदर के एक इस हिस्से में जहां दूर दूर तक कोई शहर आबाद नहीं था, लेकिन पाइपर अल्फा अपने आप में ही एक शहर हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त इसमें 226 वर्कर्स रहते थे जो शिफ्टों में 24 घंटे काम किया करते थे। अपने दौर की हाई टेक रिग होने के साथ साथ पाइपर अल्फा दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रिग भी थी, जो अपने अच्छे वक्तों में डेली 3 लाख से ज़्यादा ऑयल के बैरल्स प्रोड्यूस करती थी। इसकी कामयाबी देखते हुए 4 ही सालों के बाद 1980s की शुरुआत में ही इसको नेचुरल गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस की प्रोसेसिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। इसका टोटल वज़न 20,000 टन था, जो तकरीबन 100 ट्रेन इंजन के बराबर बनता है, और अगर इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये समुंदर के सरफेस से 90 फीट ऊंची थी। इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा समुंदर के नीचे था। जी हाँ, ये कोई फ्लोटिंग ऑयल प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पे इसकी फाउंडेशन 750 फीट समंदर के बॉटम से उठाई गई थी। पाइपर अल्फा का मेन काम ऑयल की प्रोडक्शन था, जिसको प्रोडक्शन डेक पे किया जाता था। इस डेक में कई मॉड्यूल्स इंस्टॉल थे, जिसमें मॉड्यूल ए ऑयल और गैस को पंप करता था, मॉड्यूल बी और सी गैस और ऑयल को प्रोसेस करते थे, और इन सब को पावर देने के लिए और पूरी रिग की इलेक्ट्रिसिटी नीड को पूरा करने के लिए मॉड्यूल डी था, जिसमें हैवी जनरेटर्स लगे हुए थे। ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसमें पार्ट्स की रेगुलर मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होती है, और इसी मेंटेनेंस के लिए पाइपर अल्फा पे 200 से भी ज़्यादा वर्कर्स की आर्मी रहती थी, जिनके लिए प्रोडक्शन डेक के ऊपर कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। वर्कर्स अपनी ऑफ शिफ्ट में यहाँ रिलैक्स करते थे, जिसके लिए एंटरटेनमेंट्स, कैफेटेरिया और स्लीपिंग क्वार्टर्स भी मौजूद थे। 6 जुलाई 1988 वाला दिन भी दूसरे दिनों की तरह इन वर्कर्स के लिए एक रूटीन का वर्किंग डे था। सुबह के 7:45 पे मेंटेनेंस स्टाफ ने पंप की मेंटेनेंस के लिए कंट्रोल रूम से परमिशन मांगी। कंट्रोल रूम के शिफ्ट ऑपरेटर ने पेपर वर्क के बाद उनको परमिशन दे दी। आपको यहाँ बताते चलें कि यह किसी भी ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म पे सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए एक रूटीन वर्क होता है, इसीलिए इसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं था। नॉर्मली ऑफशोर रिग समंदर के बॉटम से भी कई हज़ार फीट नीचे से ऑयल और गैस को पंप करता है, उनको प्रोसेस करता है और फिर कंप्रेसर पंप्स की मदद से उनको रिग से बाहर पाइपलाइन के ज़रिए एक्सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि यहाँ बात हो रही है क्रूड ऑयल की, नेचुरल गैस और एलपीजी की, जो कि इंतहाई इनफ्लेमेबल फ्यूल्स हैं। इसी वजह से इस सारे प्रोसेस में कई सेफ्टी वाल्व भी लगे होते हैं, ताकि अगर किसी वजह से कोई भी पंप ख़राब होता है तो ज़मीन से निकलने वाली ख़तरनाक गैस का वाल्व ऑटोमेटिक बंद हो जाए। पाइपर अल्फा में प्रोडक्शन डेक पे पंप ए गैस को कंप्रेस कर रहा था, जबकि पंप बी बंद पड़ा था, क्योंकि उसका काम पंप ए को बैकअप देने का था। अब नॉर्मली एक पंप कई दिनों तक चलता रहता है, और अगर उसके बाद उसको रेस्ट देकर दूसरा पंप चलाया जाता है, या फिर अगर एक पंप ख़राब हो जाए तो उस सूरत में दूसरा पंप स्टार्ट किया जाता है। दोपहर के 12 बजे मेंटेनेंस वर्कर्स
इस पंप बी के सेफ्टी वाल्व को खोलने में मसरूफ़ थे क्योंकि उसकी मेंटेनेंस ड्यू थी और इसी काम के लिए वो ऑलरेडी सुबह को परमिशन ले चुके थे। शाम के 6 बज चुके थे लेकिन पंप बी की सेफ्टी वाल्व की मेंटेनेंस मुकम्मल ना हो सकी। इसी वजह से वर्कर्स ने यह काम नेक्स्ट डे पे शेड्यूल कर दिया और इसमें भी कोई खतरे की बात नहीं थी क्योंकि पंप ए अपना काम कर रहा था और अगर रात गए इसमें कोई मसला भी हुआ तो गैस वाल्व ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाएगा। सुबह की शिफ्ट ख़त्म होने का वक्त आ चुका था। सुबह के वर्कर्स ने नाइट शिफ्ट वालों को चार्ज दे दिया। नाइट की शिफ्ट में टोटल 62 वर्कर्स थे जबकि बकाया 164 वर्कर्स ऊपर लिविंग रूम में रेस्ट करने के लिए चले गए। नाइट शिफ्ट के वर्कर्स के लिए भी ये एक रूटीन का वर्किंग डे था लेकिन अब वो टाइम आ चुका था जब चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गईं। रात के 9:45 पर कंट्रोल रूम स्टाफ को एक अलार्म शो हुआ कि पंप ए ट्रिप हो चुका है। ये पंप गैस को 78 एटमॉस्फेयर पर कंप्रेस कर रहा था। इतना ही प्रेशर है जितना कि गाड़ी के टायर में हवा के प्रेशर को 50 टाइम्स बढ़ा दिया जाए। पंप ऑपरेटर की एक टीम पंप ए के पास गई और उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश की। नॉर्मली पंप आसानी से स्टार्ट हो जाता है लेकिन इस बार वो नहीं हो रहा था। अब कंडीशन ये थी कि ज़मीन से के नीचे से गैस मुसलसल टैंक में जमा होती जा रही थी और अगले आधे घंटे तक पंप ना चला तो गैस वाल्व बंद हो जाएगा और इसके साथ ही पूरी रिग का प्रोडक्शन प्रोसेस भी। बेशक ये इतना डेंजरस तो नहीं था लेकिन वर्कर्स रिग के शट डाउन को हर कीमत पर अवॉइड करना चाहते थे। ऑपरेटर के पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि बैकअप पंप यानी पंप बी को स्टार्ट किया जाए। लिहाजा वो कंट्रोल रूम गए और मेंटेनेंस शीट पे देखा तो मालूम पड़ा कि सुबह की शिफ्ट वालों ने पंप बी पर अभी तक मेंटेनेंस का काम स्टार्ट ही नहीं किया। ये देखकर पंप बी को ऑन करने का फ़ैसला किया गया। पंप बी को स्टार्ट करते ही सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया लेकिन इसके 10 मिनटों के बाद 9:55 पर कंट्रोल पैनल में कई अलार्म बजना शुरू हो गए और ये कोई वार्निंग्स अलार्म नहीं थे बल्कि गैस लीकेज अलार्म थे। ये इस बात की निशानी थी कि रिग में कहीं ना कहीं गैस लीक हो रही है। अभी कंट्रोल रूम का स्टाफ कुछ शोर करता ही कि अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ और रिग में आग भड़क उठी। पास गुजरती हुई एक मेंटेनेंस शिप के कैप्टन ने यह पूरा मंजर देखा जिसने बताया कि रिग में पहले ब्लू कलर का फ्लेम भड़का था। इस धमाके ने तो जैसे पूरी रिग में हलचल मचा दी। कुछ वर्कर्स ने पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और कुछ एसओपी को फॉलो करते हुए हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का वेट करने लगे। इतने में रिग का तमाम ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट हो गया जिसने जनरेटर्स, पंप और कंप्रेसर सब को बंद कर दिया। वो जहां 24 घंटे शोर शराबा हुआ करता था वहां अब एक खौफनाक खामोशी छा गई और ये खामोशी ज़्यादा देर ना चल सकी। 10:20 पर रिग में दूसरा धमाका हुआ। अब धुएं और भड़कती हुई आग की वजह से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का सवाल ही पैदा नहीं होता। पास मौजूद शिप्स जो अंडर वाटर पाइपलाइन इंस्टॉल कर रही थीं वहां से ये पूरा मंजर देखा भी गया और उसको रिकॉर्ड भी किया गया। इस वक्त तक ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। यूरोप समेत पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स इस हादसे को रिपोर्ट कर रहे थे। अब आग बुझाने के लिए कुछ और किया जाता कि एक तीसरे धमाके ने पूरे पाइपर अल्फा को हिला दिया जिसके नतीजे में प्रोडक्शन मॉड्यूल्स और लिविंग क्वार्टर्स समंदर में जा गिरे। वो दिन जो एक रूटीन वर्किंग डे था वो अब तारीख का खौफनाक दिन बनने जा रहा था। पाइपर अल्फा के हादसे में 167 वर्कर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे जबकि 59 वर्कर्स इंतहाई मुश्किल हालत में अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। पहले धमाके से लेकर तीसरे धमाके तक पाइपर अल्फा को तबाह होने में पूरा 1.5 घंटा लगा और इस खबर ने सबसे बड़ा धचका ऑयल इंडस्ट्री को दिया। दूसरी रिग्स पर काम करने वाले वर्कर्स ने अपनी जॉब से रिज़ाइन करना शुरू कर दिया और कई ऑयल प्लेटफॉर्म को सेफ्टी चेकअप के नाम पे बंद कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा था कि आखिरकार इतनी एडवांस और इतनी प्रोडक्टिव रिग कैसे तबाह हुई। एक इन्वेस्टिगेशन टीम कायम की गई जिसको इस मामले की तह तक जाना था। उनके पास फोटोग्राफिक एविडेंस और चंद चश्मदीद गवाहों के सिवा और कुछ भी नहीं था। पहले तो किसी को भी इस हादसे की असल वजह मालूम ना हो सकी लेकिन फिर 3 महीनों के बाद जब रिग का मलबा समंदर के बॉटम से बाहर निकाला गया तो उसमें कागज़ का एक डॉक्यूमेंट मिला
जिसने सारी हकीकत का पोल खोलकर सामने रख दिया। सुबह 7:45 पर जब मेंटेनेंस टीम ने पंप बी के मेंटेनेंस की परमिशन मांगी थी, तभी उन्होंने पंप बी के सेफ्टी वाल्व को भी मेंटेन करने के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट पर परमिशन मांगी थी और इन्वेस्टिगेशन टीम को यही डॉक्यूमेंट मिला था। नाइट शिफ्ट वालों ने पंप बी को ऑन करने से पहले यह तो देखा कि पंप बी पर मेंटेनेंस का काम स्टार्ट नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने दूसरे ही बॉक्स में पड़े पंप बी के सेफ्टी वाल्व को रिमूव करने का डॉक्यूमेंट नहीं देखा, जिसको असल में डे शिफ्ट वाले पहले ही रिमूव कर चुके थे। पंप और सेफ्टी वाल्व दोनों अलग रूम में मौजूद होते हैं। इसी वजह से किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि पंप बी का सेफ्टी वाल्व मौजूद ही नहीं है। पंप बी के सेफ्टी वाल्व ना होने की वजह से उसमें से गैस लीक हुई और 10 मिनट के अंदर ही गैस मॉड्यूल की फायर वाल्व को फाड़कर बाहर निकल गई और अचानक उसमें आग भड़क उठी। मॉड्यूल सी में भड़कने वाली आग जल्द ही मॉड्यूल बी तक पहुंची, जहां हज़ारों टन क्रूड ऑयल सिलेंडर में मौजूद था। इस क्रूड ऑयल को आग लगने से दूसरा धमाका हुआ, जिसने एलपीजी गैस लाइन को डैमेज किया और एलपीजी गैस लाइन डैमेज होने की वजह से तीसरा धमाका हुआ। अगर आपको इस धमाके की नौइयत का अंदाज़ा लगाना हो तो बस ये जान लें कि पाइपर अल्फ़ा में जिस वक्त आग लगी उस वक्त उसमें इतनी गैस मौजूद थी कि उससे पूरे यूनाइटेड किंगडम की डोमेस्टिक खपत को पूरा किया जा सकता था। इस एक छोटी सी गलती की वजह से न सिर्फ कंपनी को 2 अरब यूएस डॉलर का नुकसान हुआ, बल्कि कई कीमती जानें भी इस हादसे में ज़ाया हुईं।